Welcome to Launchpad Education's video on the Union Budget 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे यूनियन बजट से रिलेटेड। बिफोर दिस वीडियो वी आल्सो मेड अ वीडियो ऑन द इकोनॉमिक सर्वे विच इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पर भी वीडियो बन चुकी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे इट इज काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में इंडियन इकोनॉमी में क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए, क्या मेजर चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है और इंडियन इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस इकोनॉमिक सर्वे में रहते हैं। द यूनियन बजट इट इज अ प्लान फॉर द फ्यूचर। आने वाले टाइम में सरकार क्या करना चाहेगी, किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, कितने टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, सरकार पैसा कहां से लेके आएगी और कहां खर्चेगी, ये सारी चीजें बजट में होती हैं। So we are going to discuss the highlights of union budget in this video और इसके साथ when you see the video on economic survey 2020-21 तो आपके काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। So यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन शी प्रेजेंटेड दिस यूनियन बजट और इसमें उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, इंडिया की जीडीपी, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें प्लान की, गवर्नमेंट के प्लान्स चॉक आउट किए एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जीडीपी और वी कैन से द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर इंडियाज इकोनॉमी। कोविड-19 इंड्यूस्ड पैंडेमिक की वजह से, जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। दैट मीन्स इंडियाज इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इट कंट्रैक्टेड। हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई। तो साल 2020-21 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ -7.7% होने के एस्टिमेट्स हैं। तो इस रिसेशन से, इस इकोनॉमिक स्लो डाउन से बाहर आने के लिए सरकार खर्चा करना स्टार्ट करेगी। पब्लिक स्पेंडिंग स्टार्ट होती है जब इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाए, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए, सरकार खर्चा करना स्टार्ट करती है, फिर प्राइवेट सेक्टर का भी सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है एंड दे ऑल्सो स्टार्ट स्पेंडिंग। सो नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस एक्सपेंशनरी स्पेंडिंग। गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अब स्पेंड करना स्टार्ट करेगी। इससे पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर रही थी एंड सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट दे वर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर दिस। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम उन्होंने कहा कि अभी टाइम सही नहीं था। इकोनॉमी जब रिसेशन में थी, इकोनॉमी की ब्रेक्स लगी हुई थी, उस टाइम पे अगर हम इकोनॉमी को एक्सेलरेट करेंगे तो उससे तेल खराब होगा। ये एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे में दी गई दैट व्हेन द ब्रेक्स आर ऑन वी शुड नॉट बी एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमी। तो अब सही टाइम आ चुका है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर और बाकी भी सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें ताकि इकोनॉमी रिवाइव करना स्टार्ट करे। And that is what finance minister she has announced that we are going to have an expansionary budget and she is also trying to maintain the fiscal deficit। जो सरकारी घाटा है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है साथ के साथ। तो सरकार अगर पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो सरकार को बहुत बोरो करना पड़ेगा या फिर टैक्सेस इंक्रीज करेगी। लेकिन सरकार ने इस बजट में कहा है दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द टैक्सेस, सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो, लेकिन उससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो सकता है। और गवर्नमेंट को इन दो चीजों को अब बैलेंस करना है कि ग्रोथ को भी बढ़ाना है खर्चा बढ़ा के, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है। एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि अपना फिस्कल डेफिसिट वो कंट्रोल करेंगे फ्रॉम द प्रेजेंट 9.5% ऑफ जीडीपी टू 6.8% ऑफ जीडीपी। अब इस पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने करीब 5.5 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान किया है एंड दिस इज 35% हायर देन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्चा होता है। इन एसेट्स के ऊपर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हम और पैसे कमा सकते हैं। दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड टू रिवाइव द इकोनॉमी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो। लेकिन रिसेशन में, इकोनॉमिक स्लोडाउन में प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता तो सरकार को ही लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का डिसीजन लिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। बट वी आर नॉट गोइंग टू रेज द टैक्सेस। तो ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट से और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट से।
और यहां से पैसे आए, जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट से कितने पैसे आएंगे और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट से कितने पैसे आएंगे, इन टारगेट्स का अचीव होना बहुत जरूरी रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को कंट्रोल में रखने के लिए। और अपनी फिस्कल कंसोलिडेशन को सरकार कंटिन्यूड रखेगी। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसेस, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट ना हो जाना, बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल बोरोइंग ना कर लेना। इन सब चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं, वी कॉल इट फिस्कल कंसोलिडेशन। और सरकार इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने की आगे भी कोशिश करेगी एंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको हम कम करके 4.5% ऑफ जीडीपी लेके आए 2025-26 तक। और इस इंक्रीज्ड स्पेंडिंग के लिए सरकार के पास पैसे आएंगे बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेवेन्यू। सरकार टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगी बाय नॉट इंक्रीजिंग द टैक्सेस बट बाय इंक्रीजिंग द कंप्लायंस। जो लोग टैक्सेस नहीं पे करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी और इन तरीकों से टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी, टैक्स बायंसी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। एंड सेकेंडली, receipts will be collected from disinvestment or the monetization of assets including public sector undertakings and land। जो सरकार के पास जमीनें पड़ी हैं जिन्हें बेचा जा सकता है या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें बेचा जाएगा और पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। Now this was about the national GDP, the macroeconomic indicators related to the central government. Now we are going to discuss the state and central finances। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस कैसे शेयर होंगे, स्टेट्स की फिस्कल डेफिसिट के बारे में क्या टारगेट्स रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो 15th फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस। फाइनेंस कमीशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज क्रिएटेड अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका काम ये रहता है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो टैक्सेस हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, कौन सी स्टेट्स को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, कौन सी स्टेट्स को कम पैसे दिए जाएंगे। ऑल दिस इज रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। और गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, ऐसी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार को पार्लियामेंट में पेश करनी होती है। सो दिस फाइनेंस कमीशन, दे रिकमेंडेड टू मेंटेन द स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। जो टैक्सेस का हिस्सा है जिसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बांटा जाना है, उसमें से कितना हिस्सा स्टेट्स को दिया जाना चाहिए, ये रेकमेंड करती है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 41% ऑफ दिस डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस इट शुड गो टू द स्टेट्स फॉर द 5-year पीरियड स्टार्टिंग 2021-22। इससे पहले 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% रेकमेंड किया था कि स्टेट्स को मिलना चाहिए, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, दे हैव बीन क्रिएटेड इनटू यूनियन टेरिटरीज। तो इसको 1% कम करके 15th फाइनेंस कमीशन ने नई रिकमेंडेशन दी और इसे सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ द स्टेट्स हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू बोरो मोर मनी फ्रॉम द मार्केट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबल रहें, वो बहुत ज्यादा बोरोइंग ना कर लें, उनके फाइनेंसेस अनसस्टेनेबल ना हो जाएं, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। सो द स्टेट्स, दे हैव बीन ग्रांटेड ड्यू टू दीज extraordinary economic circumstances additional power to borrow from the market। स्टेट गवर्नमेंट्स अब अपनी जीडीपी का 4% बोरो कर पाएंगी और जो स्टेट्स पावर सेक्टर में अच्छे रिफॉर्म्स कर रही है उसको 0.5% और लिमिट दी गई है मार्केट से बोरो करने की। इसी के साथ 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि एक सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाए डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए। हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी की मॉडर्नाइजेशन की जानी चाहिए और डिफेंस के लिए भी एक नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए। लैप्सेबल फंड में क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वो पैसे वापस चले जाते हैं, वो खर्चे नहीं जा सकते। लेकिन जब नॉन लैप्सेबल फंड बना दिया जाएगा तो वो पैसे अगर फॉर सम रीजन स्पेंड नहीं किए जाते हैं तो वो इन फ्यूचर स्पेंड किए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। You can also download all these points in the PDF format from the Launchpad Education Telegram channel and ऐसी वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है and you can press the bell icon so that you miss no update. This point we have discussed. Now the next point that this commission has recommended, it was that 17 states, they should be given additional grant for the next 5 years. ये states हैं जिनके finances weak हैं और उनको कुछ additional revenue deficit grants दी जाएंगी करीब 3 लाख करोड़ की। और ये भी एक रिकमेंडेशन है 15th फाइनेंस कमीशन की, स्टेट्स का जो फिस्कल डेफिसिट है उसका क्या टारगेट होना चाहिए। सो दिस कमीशन, इट हैज रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट दैट स्टेट्स
दे शुड ब्रिंग डाउन देयर फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ देयर जीडीपी बाय 2023-24 और उसके बाद भी उनको ये मेंटेन करना है 2025-26 तक। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर एन के सिंह। और क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि डिफरेंट स्टेट्स को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो उसका एक क्राइटेरिया रहता है एंड दिस टाइम दिस क्राइटेरिया इट वाज चेंज्ड अ बिट, जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स ने इस रिकमेंडेशन का, इस क्राइटेरिया का बहुत क्रिटिसिज्म किया। सो ये क्या चेंज था? इसमें चेंज ये था कि जो स्टेट्स को पैसा मिलना है वो 2011 सेंसस में जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से दिया जाए। इससे पहले ये डिवीजन हुआ करती थी 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफी सक्सेस हासिल किया है। तो अब अगर टैक्सेस 2011 के सेंसस के हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे तो साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन क्योंकि कम है तो उन्हें पैसे भी कम मिलेंगे। और साउथ इंडियन स्टेट्स ने कहा कि क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया तो हमें पनिश किया जा रहा है। तो इस क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए फाइनेंस कमीशन ने 12.5% एडिशनल वेटेज दी है उन स्टेट्स को जिनकी अच्छी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। Now these are the points in the budget related to the center state financial relations. Next point is related to disinvestment और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एज वेल। इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट्स ने सिटीजन्स को बताया दैट दीज न्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, सरकारी इंडस्ट्रीज, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये मंदिर हैं मॉडर्न इंडिया के, यही मॉडर्न इंडिया का सुधार करेंगे। लेकिन 80s और 90s में दुनिया भर में एक नया बिलीफ आ गया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सरकार काम करेगी तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगी इकोनॉमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी है बीएसएनएल। एक टाइम था जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं ले सकता था, तो उस टाइम पे एक लैंडलाइन लगवाने के लिए लोगों को कई महीने वेट करना पड़ता था और कोई कंपटीशन नहीं था बीएसएनएल के लिए, तो बीएसएनएल को भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं थी। व्हेन द प्राइवेट सेक्टर केम इन, जब एयरटेल, वोडाफोन और भी बहुत सारी कंपनीज, जियो, ये सारे आ गए, एक दूसरे से कंपीट करने लगे, कम प्राइस में अच्छी सर्विसेज देने लगे, तो बीएसएनएल को भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पेरिश हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। 80s और 90s में ये नया एक बिलीफ आ गया एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई इंडिया में भी, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो पब्लिक ने इसे बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया। ऑपोजिशन के लिए भी एक क्रिटिसाइज करने का एक बहुत अच्छा मौका था। तो जब भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो इसके अराउंड बहुत डिबेट स्टार्ट हो जाती है। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज गुड और बैड। सो सपोज अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो बहुत प्रॉफिट कमा के सरकार को दे रही है, उसे अगर बेच दिया जाए तो उसे इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है दैट इट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, व्हाई सेल सच अ प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग। और अगर कोई सरकारी अंडरटेकिंग, सरकारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लॉसेस में है तो ये पब्लिक एक्सचेकर पर बर्डन है। तो ऐसे में अगर सरकार उसे चलाती रहेगी तो उसके लॉसेस टैक्स पेयर्स को पे करने पड़ेंगे। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज गुड और बैड। नाउ व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस बजट? In this budget, Government of India has taken a very bold step related to disinvestment. तो सरकार ने 4 strategic sectors identify किए हैं। ये कौन से 4 sectors हैं? First one is atomic energy, space and defense. Second is transport and telecommunications. Third is power, petroleum, coal and other minerals. And the last one is banking, insurance and financial services. ये 4 strategic sectors रहेंगे और गवर्नमेंट इनमें bare minimum presence रखेगी। कम से कम प्रेजेंस रखेगी, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही प्रेजेंस होगी, बाकी सब चीजें प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी। सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगे, इन 4 सेक्टर्स में रहेंगी, उनको या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या उनको दूसरे सीपीएसईज के साथ मर्ज कर दिया जाएगा या इनको सब्सिडरी बना दिया जाएगा किसी और सीपीएसई की। और इन तीनों में से अगर कोई भी सोल्यूशन वायबल नहीं है तो उस सीपीएसई को बंद कर दिया जाएगा। Now this was about the strategic sectors. Non-strategic sectors में सभी CPSEs को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। जो non-strategic sectors रहेंगे वहां पे सरकार काम बिल्कुल नहीं करेगी। And this is what is being criticized by the opposition and a lot of other people as well कि सरकार सभी चीजों को बेचने में लग गई है।
Now, there are different opinions about this thing, and there will be many articles in the newspapers as well. So, this becomes important for the upcoming exams. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में यह भी बताया कि कौन सी कंपनीज में, कौन से बैंक्स के अंदर सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है. गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसइन्वेस्टमेंट इन द बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड. इन सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी. आईडीबीआई बैंक के अलावा दो और सरकारी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में. अलॉन्ग विद दिस एलआईसी का इनिशियल पब्लिक ऑफर भी लॉन्च किया जाएगा. नीति आयोग डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फास्ट ट्रैक करने के तरीके सरकार को बताएगी और नीति आयोग बताएगी कि अगली कौन सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इंडिया के 7 मेजर पोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा 2021-22 में और इनकी वैल्यू करीब 2000 करोड़ है. इसी के साथ यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स की एंड शी अनाउंस्ड अ सब्सिडी स्कीम of 1624 crores for a period of 5 years for the Indian shipping companies to encourage more merchant ships with Indian flags. तो ये सब्सिडी स्कीम लॉन्च की जाएगी so that इंडियन मर्चेंट शिप्स का नंबर बढ़े. 2019 में इंडिया ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट पास किया एंड इंडिया ने हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी एक्सीड किया है, इसको भी एक्सेप्ट किया है. इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन. The objective of this Hong Kong International Convention, it is the safe and environmentally sound recycling of ships. तो इंडिया ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट पास किया और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी साइन किया और इंडिया इस इंडस्ट्री की ओर फोकस करेगा. एंड फाइनेंस मिनिस्टर शी टोल्ड ड्यूरिंग हर बजट स्पीच दैट पोस्ट एनैक्टमेंट ऑफ दिस लॉ in 2019 about 90 ship recycling yards they have come up at Alang in Gujarat. इंडिया इज हैविंग 12 मेजर पोर्ट्स. इसमें हमने बात की कि 7 मेजर पोर्ट्स की डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी. द टोटल 12 मेजर पोर्ट्स, इंडिया के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये टोटल कार्गो ट्रैफिक का करीब 60% हैंडल करते हैं फॉर इंडिया. इस बजट में जो डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं शिप रिसाइकलिंग को लेकर, इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम दुनिया के ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग बिजनेस का 50% कैप्चर करें. इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में इंडिया का जो प्रेजेंट शेयर है आउट ऑफ द टोटल ग्लोबल इंडस्ट्री, इट इज 30%. तो हम 30% से 50% ले जाना चाहते हैं अपनी शिपिंग इंडस्ट्री के ग्लोबल शेयर को. दीज वर सम मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू द शिपिंग इंडस्ट्री. अगली है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं. हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी काफी इंप्रूव हुई है. नाउ टेकिंग दिस फर्दर, वी हैव अलाउड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट in the insurance sector from 49% to 74%. This is a very big step because अभी 49% ही FDI allowed थी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में. तो ओनरशिप कंपनी की फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं जा सकती थी because ownership can only go into the other investors hand if the investment is 51%. अब ये पॉसिबल है because इस FDI लिमिट को बढ़ा के 74% कर दिया गया है. बैंकिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस की है 20,000 करोड़ की, विच इज लोअर देन द एक्सपेक्टेशंस. इंडिया का बैंकिंग सेक्टर काफी क्राइसिस में है बिकॉज ऑफ वेरी हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इन द पास्ट वी हैव आल्सो मेड सम वीडियोस ऑन द एनपीए क्राइसिस. तो इस क्राइसिस को समझने के लिए, इसके कारणों को समझने के लिए यू कैन सी दैट वीडियो. और ये क्राइसिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए और भी ज्यादा बड़ा है. तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें और कैपिटल और पैसा डालती है ताकि ये बैंक क्राइसिस से बाहर आ सके. और इस बजट में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ अनाउंस किए हैं, which is not very much as compared to the proportion of the level of crisis that these banks are in. Next are the announcements by the Union Finance Minister for the startups. Startups के लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं या कहें क्या बेनिफिट्स एक्सटेंड किए हैं. स्टार्टअप्स इंडिया में टैक्स हॉलीडे एंजॉय करते हैं एंड दिस टैक्स हॉलीडे it has been extended till March end of next year. Along with this, government has also proposed to extend the capital gains exemption for investment in startups for 1 more year to encourage funding in this sector. कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो गेन्स होते हैं उस पे कुछ टैक्स लगता है और अगर ये जो पैसा रियलाइज करेगा, जो भी ओनर होगा इन कैपिटल एसेट्स का,
अगर इनको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देगा तो उसे ये टैक्स नहीं लगेगा। इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 1 more year। नेक्स्ट आर द अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या अनाउंसमेंट्स हैं। गवर्नमेंट हैज डबल्ड द एलोकेशन। इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए जितने पैसे सरकार पिछले साल खर्च रही थी उसको सरकार ने इस साल डबल कर दिया है। एंड दिस एलोकेशन फॉर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर विल बी 15,700 crores। और इस एलोकेशन की ज्यादातर फंडिंग होगी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए। ये स्कीम लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिकॉज एमएसएमईज काफी बड़े क्राइसिस में आ गई थी। उनके लोन्स रुक गए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स रुक गई थी, डिमांड बिल्कुल क्रैश कर गई थी इकोनॉमी में एंड दे वर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कुछ लोन लेना चाहते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिटर्न दैट बैक, तो गवर्नमेंट उस लोन की 100% गारंटी लेगी। मूविंग ऑन टू द अनाउंसमेंट्स इन द बजट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि देश में एक रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज प्रमोट किया जाएगा। लाइक कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं वैसे ही गोल्ड एक्सचेंजेस भी कंट्री में प्रमोट किए जाएंगे एंड सेबी विल बी द रेगुलेटर ऑफ गोल्ड एक्सचेंजेस एज वेल। और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इकोसिस्टम डेवलप करने की। दैट मीन्स गोल्ड को कहाँ स्टोर करना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ये सारा काम वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी। सेबी विल बी द रेगुलेटर एंड गोल्ड एक्सचेंजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे कंट्री के अंदर। Then to protect the investors, as a lot of middle class retail investors, they are investing in the share market, in the financial market, उनकी प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन और रेड अबाउट द हर्षद मेहता स्कैम। उसमें इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और ऐसे स्कैम्स रेगुलरली रिपोर्ट किए जाते हैं। कुछ कंपनीज इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी डिफरेंट हथकंडे अपनाती हैं और जो छोटा इन्वेस्टर है अगर वो इस तरीके के स्कैम्स में बार बार फंसेगा तो वो हेजिटेट करेगा शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की एक इन्वेस्टर चार्टर की। जैसे सिटीजन चार्टर इज पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस एज वेल। सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट विच यू विल फाइंड इन मैनी गवर्नमेंट ऑफिसेज। इसमें क्या रहता है कि अगर आप कोई सरकारी काम करवाना चाहते हो तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पब्लिकली डिस्प्लेड रहेगा कि ये सरकारी काम कितने टाइम में होता है, कौन करेगा, अगर नहीं होगा तो कंप्लेंट किसको देनी है। ऑल दीज थिंग्स दे मेक सिटीजंस अवेयर एंड दे प्रोटेक्ट द सिटीजंस फ्रॉम करप्शन। सिमिलरली एक इन्वेस्टर चार्टर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी ताकि इन्वेस्टर्स को अपने राइट्स का पता हो और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो किसको कंप्लेंट करनी है, कौन अथॉरिटी है विच इज गोइंग टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो कौन रहेगा, ये सारा कुछ इन्वेस्टर चार्टर में मेंशन हो सकता है। गवर्नमेंट ने अभी कोई भी डिटेल्स ज्यादा नहीं दी हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टर चार्टर। मूविंग ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएगी उसका एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज गोइंग टू हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज is in effect when investment is made in one sector and it has ripple effect। एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से और बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ होती है एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन सच सेक्टर जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सारी इकोनॉमी को हेल्प करता है एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज डिमांड एंड जॉब क्रिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगी। दिस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इट वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिज 2019 इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो इस इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में 102 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की तैयारी है और ये एक नए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप करके की जाएगी। इसी के साथ गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म और बैड बैंक। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनपीए क्राइसिस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म क्या करती है, इसी को हम बैड बैंक भी कहते हैं। ये ऐसे सभी एनपीएस को बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद लेती है एंड आफ्टर बाइंग दीज लोन्स व्हिच वर नॉट कमिंग बैक,
इनको रिकवर करवाने की कोशिश करती है एंड दीज बैड बैंक्स दे ट्राई टू रिकवर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम दीज बैड लोन्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएस की बढ़ती प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी, एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा विच इज गोइंग टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर एनआईपी और द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू रेलवे। पहले रेलवे का अलग बजट हुआ करता था, नाउ यूनियन बजट इट ऑल्सो हैज अ सेक्शन फॉर रेलवे, सेपरेटली रेलवे बजट अब नहीं होता है। तो रेलवेज के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1,07,000 करोड़ रुपए एंड इनमें से 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ रुपए रेलवेज खुद रेज करेगा फ्रॉम देयर इंटरनल रिसोर्सेज एंड 1 लाख करोड़ रुपए बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवेज को देगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बताया कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं दे विल बी कमीशन्ड बाय जून 2022, ये स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं। दीज आर द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम भूसवाल टू खड़गपुर एंड East West corridor from Bhusawal to Kharagpur to Dankuni and North South corridor from Itarsi and Vijayawada. These projects will be started by Indian Railways and 100% electrification हो जाएगी सभी ब्रॉड गेज रूट्स की इंडियन रेलवेज में by December 2023। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेलवे लाइंस। सभी शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स नहीं ले जाए जा सकते, सो छोटे शहरों के लिए जो टियर 2 सिटीज हैं या फिर टियर 1 सिटीज, बड़े शहरों की जो पेरिफेरल एरियाज हैं उनके लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज, अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द मेट्रो रेलवे, दिस विल बी इंट्रोड्यूस्ड। हाईवेज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 1,18,000 करोड़ रुपए दिए हैं एंड दिस इज द हाईएस्ट एवर एलोकेशन फॉर दिस सेक्टर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट दैट भारत माला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर सड़कें ऑलरेडी अवार्ड हो चुकी हैं एंड 8,500 किलोमीटर और अवार्ड होने वाली हैं। भारत माला परियोजना, दिस इज अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड नेशनल हाईवेज कनेक्टिंग गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट एंड गोइंग थ्रू पंजाब एंड ऑल द हिमालयन स्टेट्स। सो दिस इज द भारत माला परियोजना, अभी की जो सबसे बड़ी हाईवे इनिशिएटिव हाईवे स्कीम चल रही है, दैट इज दिस प्रोजेक्ट, भारत माला प्रोजेक्ट। एंड गवर्नमेंट ने तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और असम के लिए कुछ एडिशनल एलोकेशन की है एंड दीज आर आल्सो द स्टेट्स इन विच इलेक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। इंडिया वांट्स टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये इंडिया का अभी प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव है एंड इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में मैन्युफैक्चरर्स को कुछ इंसेंटिव मिलेगा अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इज द ऑटोमोबाइल सेक्टर। फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शी हैज अनाउंस्ड अ स्क्रैपेज पॉलिसी। तो पुराने और अनफिट व्हीकल्स को स्क्रैप कर देने की ये पॉलिसी रहेगी। इससे एनवायरमेंटली जो अनसस्टेनेबल पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो सड़कों पे नहीं रहेंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगी क्योंकि नई गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। सो दिस इज गोइंग टू एनकरेज फ्यूल एफिशिएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स, thereby reducing vehicular pollution and the oil import bill, because these new efficient vehicles they are going to use less oil, तो हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी आएगी। सभी पर्सनल व्हीकल्स हर 20 साल में फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे एंड सभी कमर्शियल व्हीकल्स दे विल हैव टू गो थ्रू दिस फिटनेस टेस्ट आफ्टर एवरी 15 years। मूविंग ऑन टू द हेल्थ केयर सेक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसकी इंपॉर्टेंस हमें अभी पता लगी लास्ट ईयर when the world was hit by COVID-19 वायरस एंड गवर्नमेंट ने इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए काफी अनाउंसमेंट्स की हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड 2,23,000 crore rupees in the coming 1 year and this is 137% increase from the last year। 137% का इंक्रीज हुआ है हेल्थ बजट में। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें वैक्सीनेशन करनी है सारी इंडियन पॉपुलेशन की एंड उसके लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। And this also includes 60,000 crore for drinking water and sanitation, which is a reason for a lot of diseases and mortality in India। 2,700 crore nutrition के लिए रहेंगे and 49,000 crore these will be given to the states as finance commission grants and 35,000 crore will be used for vaccination drives।
गवर्नमेंट इंडिया के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करेगी with a total spending of 64,180 crores over 6 years. इस स्कीम में गवर्नमेंट 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलेगी। इन सेंटर्स से प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का ख्याल रखा जाएगा। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड public health labs in all the districts. They are going to strengthen the National Center for Disease Control and the 5 regional branches of this National Center for Disease Control. And government is going to establish 20 metropolitan health surveillance units, and 9 biosafety level 3 laboratories will also be established, and 4 regional national institutes of virology will be established. All these institutions for healthcare are going to be established after we have learnt that our health infrastructure was very weak, and during a pandemic it becomes very difficult to fight back. The next big announcement in the budget is the National Research Foundation. National Research Foundation research and development के लिए establish की जाएगी with a budget of 50,000 crore over 5 years. ऐसी National Research Foundation के बारे में announcement 2019 के भी बजट में हुई थी, but as these are just plans, काफी सारे प्लान्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बजट में प्रपोज किए जाते हैं, नथिंग हैपन्स ऑन देम। बट दिस रिसर्च फाउंडेशन इट इज गोइंग टू वर्क ऑन द ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात थी कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ग्रॉस एक्सपेंडिचर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द टॉप 10 इकोनॉमीज। वी आर डूइंग वेरी बैड एंड वी वांट टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बनना चाहते हैं हम टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक, और हमारी जो रिसर्च है वो टॉप 10 में भी नहीं आती। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसे दूर करने की कोशिश करेगी। इंडिया की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रिसर्च कैपेसिटी को एनहांस करने की कोशिश करेगी। दिस इज गोइंग टू बी एन ऑटोनोमस बॉडी एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द मेजर रिसर्च एंड एजुकेशन बॉडीज। Moving on to the next sector, defense and internal security. The central government also announced setting up of a single security market code by consolidating different acts. जो different acts हैं हमारी security markets को, share markets को regulate करती हैं। For example, the SEBI Act, the Depositories Act, Securities Contracts Regulation Act and Government Securities Act. इन चारों एक्ट्स को कंसोलिडेट करके एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बना लिया जाएगा। ये चीजों को सिंप्लीफाई कर देगा, डिफरेंट एक्ट्स को जानने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड दिस इज गोइंग टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट्स। इट इज गोइंग टू कट डाउन कंप्लायंसेस। जो डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट कानूनों के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज को फॉलो करने पड़ते थे, वो नहीं करने पड़ेंगे। कम कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, कम कंप्लायंसेस रहेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट and it is going to do away with friction between various stakeholders. That means the disputes which arise between the investors and the companies or between the share brokers and different players in the security market, ये कम हो जाएंगे। इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट, शेयर मार्केट काफी ग्रो कर चुकी है, लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है दैट इज वेरी इमेच्योर एंड बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत कमी है बिकॉज वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स आर देयर। अगर कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है तो कोई और खरीदने वाला नहीं मिलता, सो इससे लिक्विडिटी कम हो जाती है। नाउ द बजट इज प्रपोजिंग टू क्रिएट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन दिस बॉन्ड मार्केट and to increase the liquidity in this market. These are some of the steps related to the share market. Next is agriculture. Agriculture is in discussion because of the farmer protests, because of the farm laws, and government has taken some steps about agriculture as well. Rupees 1 lakh crore agriculture infrastructure fund was created last year. This was part of the steps taken by the government during the COVID-19 lockdown. उससे उभरने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स अनाउंस किए थे एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाज अनाउंस्ड। दिस फंड वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, टू द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, इन सबको कोल्ड चेन स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया था 1 लाख करोड़ रुपए का। ये गवर्नमेंट ने इस बजट में दोबारा से बताया एंड द फाइनेंस मिनिस्टर शी हैज अनाउंस्ड दैट एपीएमसीज कैन आल्सो यूज दिस फंड। अभी फार्मर प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है फार्मर्स का
वो ये है कि APMCs खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द वे दीज लॉज हैव बीन डिजाइंड. नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन अ हिंट दैट दे आर नॉट हैविंग दिस इंटेंशन टू फिनिश APMCs. एंड व्हाट दे हैव सेड इज ये जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया था 1 लाख करोड़ का, इसको अब APMCs भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए यूज कर सकती हैं. So this can be seen as a sign of support to the APMC system, and because government is making them eligible for this fund, government launched Operation Green Scheme to boost value addition in tomatoes, onions and potatoes. इन 3 चीजों के लिए ही ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इनमें वैल्यू एडिशन के लिए लॉन्च की गई थी. वैल्यू एडिशन इट मींस कन्वर्जन ऑफ टोमेटोज इनटू टोमेटो केचप एंड सो ऑन, पोटैटोज इनटू पोटैटो चिप्स. तो ये स्कीम अब एक्सटेंड की जाएगी 22 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए. देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, द एलोकेशन फॉर दिस फंड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 crores to 40,000 crore, and micro irrigation funds corpus has also been doubled. It is now 10,000 crore. Micro irrigation fund, rural irrigation fund, agricultural infrastructure fund, these are the important keywords. Operation Green Scheme is the recent initiative by Government of India. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस. ये काफी डिस्कशन में रहा है, ये काफी न्यूज में रहा. रीजन इज दैट ऐसा न्यूज में लगा कि एक और सेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ऑन पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स, अल्कोहल एंड सम अदर थिंग्स. ये सेस है एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. सेस इज अ टैक्स दैट इज स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. तो ये अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कलेक्ट किया जाएगा तो ये सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही इस्तेमाल कर पाएगी. एंड नाउ दिस सेस हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स, अल्कोहल. सो इससे पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स, अल्कोहल ये सारे प्रोडक्ट्स और महंगे हो जाएंगे. लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने कस्टम ड्यूटी रेट्स को कम कर दिया है, तो हमने कोई भी एडिशनल बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर नहीं डाला. तो हमने कस्टम ड्यूटीज के रेट्स को कम किया है. उसकी जगह पे हमने AIDC एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया so that there is no extra burden on the end consumer. This AIDC will be 2.5 rupees per liter on petrol and 4 rupees per liter on diesel. Next is the fishing sector, and this is a very important sector especially for the people living in the coastal areas. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स डेवलप किए जाएंगे इन कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पीटुआ घाट. और इसी के साथ इनलैंड फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स भी डेवलप किए जाएंगे अलोंग द रिवर बैंक्स एंड वाटरवेज. फाइनेंस मिनिस्टर ने सीवीड कल्टीवेशन को भी प्रमोट करने के लिए कुछ मेजर्स अनाउंस किए. टू प्रमोट सीवीड कल्टीवेशन, गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु. ब्लू रेवोल्यूशन के लिए जो स्कीम्स हैं उनकी भी एलोकेशन को बढ़ाया गया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम वॉज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये ऑलरेडी चल रही है स्कीम एंड दिस इज गोइंग टू गेट 1000 crores. इंडिया में यूनिवर्सल वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है एंड दिस मिशन इज गोइंग टू प्रोवाइड यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू ऑल द एरियाज in the 4,378 urban local bodies. So we can say all the cities which are having urban local bodies like municipal corporation, municipalities, उन सभी शहरों के अंदर यूनिवर्सल पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी. एंड नेक्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्लज, वेस्ट वाटर एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट इन द सिटीज विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड. जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च्ड और इसी मिशन के तहत ये जो वाटर सप्लाई है ये की जाएगी. दिस मिशन इट एम्स एट यूनिवर्सल वाटर सप्लाई एंड इट ऑल्सो एम्स एट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज. अमृत एक इनिशिएटिव था अर्बन डेवलपमेंट के लिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ ही अमृत भी लॉन्च किया था. स्मार्ट सिटीज मिशन वाज फॉर द 100 सिटीज और उसके बाद उससे छोटे शहरों के लिए सरकार ने अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया था. और जल जीवन मिशन इन शहरों में भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करेगा एंड दिस मिशन इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर 5 years and it aims at rejuvenation of water bodies and 20% of water supply is going to be from the reused water. पानी को रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाएगा under the जल जीवन मिशन. The second phase of Swachh Bharat Mission Urban 2.0 will also be implemented for the next 5 years from 2021 to 26.
कल्चर मिनिस्ट्री के लिए एलोकेशन में कमी आई है एंड जो एलोकेशन हुई है उसमें कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं, दे आर म्यूजियम ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. दिस म्यूजियम इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड एंड India is also going to celebrate 75th anniversary of freedom and 125th birth anniversary of सुभाष चंद्र बोस एंड इसके लिए कुछ एलोकेशन बजट में की गई है. नेक्स्ट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द बजट फॉर द वर्कर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया फॉर द गिग वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इनकी सभी वेलफेयर स्कीम्स इस एक पोर्टल पर आ जाएंगी. एंड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की है. गवर्नमेंट ने पहले ही इस स्कीम को लॉन्च कर दिया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड इस बजट में गवर्नमेंट इज ऑल्सो अगेन टेलिंग द इनिशिएटिव्स टेकन. सो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विल बी लॉन्च्ड. जो वर्कर्स हैं वो अपनी घर से दूर रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, और एक ऐसा राशन कार्ड बनाया जाएगा जो माइग्रेंट वर्कर के लिए वो अपनी होम स्टेट में या फिर जिस स्टेट में वो काम करने के लिए जाते हैं वहां पे भी राशन ले सकते हैं through this ration card which will work in all the states in India. फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली पास किए गए लेबर कोड्स के बारे में भी बताया एंड these labor codes they are going to complete the process of labor reforms that started 20 years ago. ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था एंड वी हैव मेड अ वीडियो ऑन these labor codes as well. We have made a video on the farm laws as well एंड इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वर्कर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है दैट इज फॉर द first time globally social security benefits they are going to extend for gig and platform workers. ये लेबर कोड में ही किया गया है जो 4 लेबर कोड्स पास किए गए हैं. all these steps they have been taken in the labor codes. For example, minimum wages they are going to cover all the employees whether organized sector और unorganized sector. जहां पे भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं मिनिमम वेजेस सबको देनी पड़ेंगी और एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन था, जो बहुत कॉम्प्लेक्स लॉस थे, वो भी कम हो जाएगा बिकॉज अब ये 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं आफ्टर कंसोलिडेटिंग मल्टीपल लॉज विच वर रेगुलेटिंग द लेबर इन इंडिया. अगली अनाउंसमेंट्स बजट में थी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड बजट का 0.7% हिस्सा वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए दिया गया है और ये लास्ट ईयर की एलोकेशन से कम है. कुछ स्कीम्स को रीग्रुप किया गया है और रीनेम किया गया है एंड सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, पोषण 2.0 फॉर न्यूट्रिशन, मिशन शक्ति एंड मिशन वात्सल्य, दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स. ये नई स्कीम्स नहीं है, ये ऑलरेडी चल रही स्कीम्स हैं. इनको रीग्रुप किया गया है, कुछ को रीनेम किया गया है. तो ये वो स्कीम्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने इस साल पैसे देने का प्लान किया है इन दिस बजट. अनदर स्कीम दैट हैज बीन क्लब्ड इज द प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना. इसको सामर्थ्य स्कीम का नाम देके बाकी इनिशिएटिव्स के साथ क्लब कर दिया गया है. गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की. एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी लेह में. इससे पहले लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा थे. अब क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस की है एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि इस बिल को इसी सेशन में, जो बजट सेशन है, उसी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हैज बीन टेकन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट. एससी स्कॉलरशिप, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स मिलती हैं फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, इसको रीवैम्प किया गया है. ये सभी थे मेजर पॉइंट्स फॉर द यूनियन बजट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल such important videos for your UPSC and other state civil services exams. That was all for the budget video. Thank you for watching and have a great day.